तो वर्क एनर्जी पावर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में ना। हम लोग कहते हैं कि जब किसी पार्टिकल को जब हम फोर्स देते हैं तो ये फोर्स क्या करता है, इसके वेलोसिटी को चेंज करता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है मतलब इसमें मोशन आता है, तो ये मोशन जो मोशन होता है इस फोर्स की वजह से आता है। तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स की वजह से आखिर जो मोशन गेन करता है वो मोशन जनरेट क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं मोशन की वजह से जो जनरेट होता है वह एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और एक और प्रकार का एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। हो सकता है कि हम फोर्स लगाएं तो इसका वेलोसिटी गेन करें, या हो सकता है कि हम फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर ले जाएं, पोजीशन को बदलें। तो फोर्स से दो चीज हो सकता है, फोर्स से ये मोशन गेन कर सकता है और फोर्स से पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जो कहते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजीशन को बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दो प्रकार का एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द मोशन 9th क्लास में पढ़े होंगे। एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एंड एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ना। स्थिति की वजह से एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा, गति की वजह से एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया। किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। तो हम लोग कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज वर्क। तो कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है m मास का, इस पे हम फोर्स लगाए F ऐसे, और ये ब्लॉक ग्राउंड पे ही चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है, तो हम कहते हैं ग्राउंड पे मान लीजिए d डिस्टेंस मूव किया, ग्राउंड पे d डिस्टेंस मूव किया। तो जब ग्राउंड पे d डिस्टेंस मूव किया तो हम लोग कहेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक डिस्प्लेसमेंट के एलॉन्ग और एक डिस्प्लेसमेंट के क्या, परपेंडिकुलर। तो बताइए जो मोशन ये जनरेट किया, जो मोशन गेन किया, मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी u 0 था और यहाँ पे d डिस्टेंस चलते चलते इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। इसी फोर्स को लगा के हम मूव करा रहे हैं। तो कहते हैं जो वेलोसिटी गेन किया किस कंपोनेंट की वजह से गेन किया, कॉस थीटा की वजह से। तो हम लोग कहते हैं फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क किया होगा, कॉस, क्योंकि वर्क ही किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। जो भी हम वर्क देंगे, अभी प्रूव करेंगे कि जो भी हम वर्क देते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये बताइए कि अगर वर्क आपको कहना हो कि फोर्स की किस कंपोनेंट की वजह से वर्क होगा, तो आप कहेंगे F के कॉस थीटा। तो हम लोग कहते हैं वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो वही वर्क करेगा, क्योंकि वेलोसिटी का वो, फोर्स का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट डायरेक्शन में होता है, मोशन के अलोंग होता है, वही क्या जनरेट करता है, वही स्पीड जनरेट करता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और जो स्पीड जनरेट करेगा वही क्या जनरेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि F sin थीटा की वजह से कोई वेलोसिटी में चेंज होने वाला नहीं है, स्पीड में चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वर्क का डिफिनीशन है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है, तो W को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, W इक्वल्स टू F डॉट D ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वर्क डन। क्योंकि F cos थीटा, F देखिए ऐसे है, D ऐसे है, D को अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोले तो F और थीटा के बीच, F और D के बीच कितना एंगल हो गया, थीटा। तो F डॉट D क्या होगा, FD cos थीटा। दिस इज वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो वर्क डन होगा F डॉट D, FD cos थीटा। ठीक है, और अगर थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू किससे कम है, 90 से कम है, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 होगा।
cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो बेटा वर्क डन होगा नेगेटिव ना, वर्क डन होगा नेगेटिव वर्क डन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हमें जानना है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स जो होता है, इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मूव कर गया, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर बेटा लोग r1 है और पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इफ F इज कांस्टेंट देन W इक्वल्स टू होता है F डॉट डेल्टा R, क्योंकि वहां पे तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, हो सकता है पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पे चले, लेकिन वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, केवल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, F डॉट डेल्टा R, पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पे चल सकता है, बट वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज W इक्वल्स टू हो जाएगा F डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये XY प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा था। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा F डॉट डेल्टा R, यहाँ पे फोर्स क्या है कांस्टेंट है, दिस इज वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स ना, F डॉट R2 माइनस R1। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए सारी बातों को। बेटा हो गया, अब जैसे मान लीजिए कि एक 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है 10 अंडर रूट 2 न्यूटन 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि फाइंड नेट वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू ऑल फोर्सेस, फाइंड रिजल्टेंट वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू ऑल फोर्सेस व्हेन ब्लॉक मूव्स बाय 2 मीटर, डिस्टेंस। तो क्या होगा देखो, कंपोनेंट में तोड़ देंगे, इस 10 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा 10 cos 60 कितना हो जाएगा 5, इसका 10 sin 60, वेट नॉर्मल ये 20 नॉर्मल n, 10 sin 60 क्या हो जाएगा 5 रूट 3
इस 10√2 का 2 कंपोनेंट आएगा, नीचे की तरफ 10 और 10√2 का 2 कंपोनेंट 10√2 cos 45, ये भी 10। ठीक है, तो बताइए नेट फोर्स कितना हुआ मोशन के लॉन्ग, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना हो गया 15 न्यूटन। सो वर्क डन, ये फोर्स कितना करेगा वर्क डन 5 × 2, और ये फोर्स कितना वर्क करेगा प्लस 10 × 2, क्योंकि दोनों का दोनों फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही है, उसी डायरेक्शन मोशन हो रहा है, तो दोनों मिला के कितना वर्क किए 30 जूल। ठीक है, ये नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा, नॉर्मल का वैल्यू नॉर्मल हो जाएगा 20 प्लस 10 30 माइनस कितना 5√3। लेकिन नॉर्मल कोई वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है, एक्स के लॉन्ग मोशन है, नॉर्मल वाई के लॉन्ग। नॉर्मल वैसे कभी वर्क नहीं करता किसी भी मोशन में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ना, नॉर्मल नहीं वर्क करेगा। यहाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी भी 0 होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी भी कितना है 0 है। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल था कांस्टेंट फोर्स का। इन जनरल अगर हम लोग बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि फोर्स F है, फोर्स का x कंपोनेंट है Fxi और y कंपोनेंट है Fyj, और पार्टिकल डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj। तो वर्क डन क्या हो जाएगा कांस्टेंट फोर्स का F डॉट डेल्टा आर, तो वर्क डन हो जाएगा कितना F डॉट डेल्टा आर। तो F डॉट डेल्टा आर A डॉट B क्या होता है A1 B1, मतलब x Fx डेल्टा x, और y कंपोनेंट का वर्क डन क्या हो जाएगा Fy डेल्टा y। ठीक है, इन जनरल वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स ऐसे निकालते हैं। अगर पार्टिकल डिस्प्लेस किया है कुछ, अगर पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस किया है, यहाँ से यहाँ चला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा डेल्टा आर का वैल्यू, डेल्टा आर क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो कुछ x कंपोनेंट होगा कुछ y कंपोनेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल f का वैल्यू मान लेते हैं कि 4i प्लस 6j है, और पार्टिकल मूव करता है, पार्टिकल मूव करता है 0.123 से 0.2 मतलब पॉइंट A 23 से पॉइंट B मूव करता है 3,1 पे। पूछते हैं वर्क डन बताइए क्या होगा। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स F when it moves from point A to B। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स F when particle moves from point A to B। कितना फोर्स है 4i प्लस 6j, कहाँ से मूव किया 2 3 से कहाँ तक 3 1 पर। तो x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 2 से 3 1 मीटर, और y के लॉन्ग 3 से 1 क्या हुआ -2, तो मतलब डेल्टा आर यहाँ पे क्या हो गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। r2 वेक्टर क्या हो जाएगा 3i प्लस j, और r1 वेक्टर क्या होगा 2i प्लस 3j। तो r2 माइनस r1 करेंगे तो कितना आएगा i माइनस 2j, क्योंकि 3 से क्या हो गया 1 तो -2। तो बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा वही A डॉट B A1 B1 प्लस A2 B2, तो 4 माइनस देखो Fx डेल्टा x प्लस Fy 4 माइनस कितना 12, तो आंसर कितना हो गया -8 जूल ना। सिंपल सा ना डिफिनीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक फोर्स लग रहा है, क्वेश्चन है कि ये फोर्स लग रहा है कितना 4i प्लस 6j एंड पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम A टू B, फाइंड वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पोजीशन एट B क्या हो जाएगा 3i प्लस j, और पोजीशन एट A क्या था, पोजीशन एट A क्या था 2i प्लस 3j। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो गया i माइनस 2j, और डिस्प्लेसमेंट आ गया फोर्स है कांस्टेंट है, तो डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन हो जाएगा Fx डेल्टा x प्लस Fy डेल्टा y। एक और इस पे एग्जांपल लेते हैं
ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स है तब वर्क डन कैसे निकालते हैं। फोर्स अगर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स मतलब वो फोर्स जिसका फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करे। जैसे मानते हैं अगर ये फोर्स F है और इसका जो कंपोनेंट है x और y वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, x 4 था, y 6 था, और हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। जैसे मान लेते हैं कि F का x कंपोनेंट है Fx और y कंपोनेंट है Fy, लेकिन जो x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, जो फोर्स का y कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे बदल रहा है फोर्स, और हमें वर्क निकालना है। तो क्या करेंगे, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वर्क निकाल के ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अगर पार्टिकल, देखो ध्यान से, अगर पार्टिकल यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया, यहां पहुंच गया ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां पहुंच गया, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट dr की बात करेंगे। जैसे F डॉट डेल्टा r करते थे तो टोटल वर्क निकलता था, अब हम लोग क्या कहेंगे, F डॉट dr करेंगे तो थोड़ा सा वर्क निकलेगा, कितने में, dr डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F डॉट dr। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा dr का वैल्यू जो होगा वो होगा dxi प्लस dyj, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, इसलिए किए क्योंकि फोर्स वेरिएबल भले है लेकिन बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को क्या माना जा सकता, कांस्टेंट माना जा सकता है। तो बताइए dw कितना आ जाएगा, व्हाट इज वर्क डन, dw इज F डॉट dr, जैसे F डॉट डेल्टा r करते थे। सो dw इक्वल्स टू आ गया Fx dx प्लस Fy dy, और फिर इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल हमें वर्क डन मिल जाएगा। मान लेते हैं पार्टिकल x1 y1 से कहाँ मूव किया, x2 y2 पे। तो अगर पार्टिकल x1 y1 से मूव करके कहाँ पहुंच गया, x2 y2 पे, मतलब हमें पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक वर्क निकालना है। सो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ Fx dx, कहाँ से कहाँ बेटा, x1 से लेके x2 तक, प्लस इंटीग्रल Fy dy, कहाँ से कहाँ, y1 से लेके y2 तक। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स का x कंपोनेंट x पे डिपेंड करेगा और y कंपोनेंट y पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं फोर्स है 2xi और प्लस 3y2j, फोर्स है 2xi प्लस 3y2j। पूछना है फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन 0 0 to 2, 2, 3, 0 0 to 2, 3। तो क्या कहेंगे, वही Fx dx। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 2, और प्लस 3y2 dy का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 3। अब तुम्हें पता है कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x², 0 से 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, y की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 3, 0 से 3। तो यहाँ क्या हो गया, 2² 4 और प्लस 3 क्यूब कितना है, 27। तो फाइनल आंसर ही 31 जूल।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 31 जूल। समझ गए? तो वेरिएबल फोर्स होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट होगा सीधे एफ डेल्टा आर करेंगे। नोट कर लीजिए आराम से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रिंग को क्वार्टर सर्कुलर पाथ पे ले जा रहे हैं। रिंग इज बीइंग टेकन फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A टू पॉइंट B, या इसको ओरिजिन चलिए कहते हैं O टू पॉइंट P। रिंग इज बीइंग टेकन फ्रॉम O टू पॉइंट P along quarter circular path by constant force F, by applying constant force F, force of magnitude F, by applying force of constant magnitude, ऐसे लिखेंगे, by applying force of constant magnitude F, force of constant magnitude F, जो फोर्स लग रहा है वो F का लग रहा है। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड वर्क डन if फर्स्ट पार्ट है फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हमेशा फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, ऐसे F फोर्स लग रहा है, पार्टिकल को मूव करा के ले गए एक्स के लॉन्ग। पहला है फोर्स एक्स के लॉन्ग है। दूसरे क्वेश्चन में है कि फोर्स इज अलोंग वाई एक्सिस। सेकेंड केस में फोर्स वाई के लॉन्ग है। तीसरे केस में फोर्स इज अलोंग टेंजेंट, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। फोर्स हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग है, फोर्स हमेशा किधर है, टेंजेंट के लॉन्ग। और फोर्थ केस में फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू लाइन ओपी, फोर्स इज पैरेलल टू लाइन ओपी, हमेशा लाइन ओपी के पैरेलल है, फोर्स इज पैरेलल टू लाइन ओपी। और इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो ये है कि फोर्स इज ऑलवेज अलोंग, फोर्स इज टुवर्ड्स पॉइंट P, टुवर्ड्स पॉइंट P, मतलब जो फोर्स हमेशा P की तरफ है, हमेशा P को देख रहा है, घूमता जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी क्या होगा, फोर्स 45 डिग्री पे होगा क्योंकि P को देख रहा है, कभी फोर्स मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। तो किस किस केस में फोर्स कांस्टेंट है? पहला वाला फोर्स हमेशा एक्स के लॉन्ग है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में जो एक्स वाले का आंसर क्या होगा, जब फोर्स एक्स के लॉन्ग है क्या आंसर होगा? देखो यहां से यहां मूव किए, कांस्टेंट फोर्स है तो W इक्वल्स टू सिंपली क्या कहोगे, एफ एक्स डेल्टा एक्स कहोगे, तो सिंपली F इंटू ए हो गया, क्योंकि जब यहां से यहां मूव किए तो एक्स लॉन्ग कितना मूव किए, ए दूरी मूव किए। समझ में आया? तो पहले पार्ट का आंसर देखो ये हो गया। सेकेंड पार्ट का नहीं भाई, डेल्टा एक्स कांस्टेंट फोर्स होता तो हमें फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जानना होता है। बताइए जब यहां से यहां मूव करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ए आई प्लस ए जे हो जाएगा। और फोर्स पहले केस में फोर्स क्या है, पहले केस में फोर्स क्या होगा, एफ आई प्लस 0 जे, इसलिए सीधे क्या एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ इंटू ए।
दूसरे केस में क्या होगा, y के लॉन्ग, तब भी वही। सेकेंड केस में भी हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ वाई इंटू क्या, डेल्टा वाई। सेकेंड केस में फोर्स किधर लगेगा, y डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स तो F मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है दिया, फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का F इंटू ए हो गया, सेकेंड वाला भी हो गया, इजी इजी। अच्छा थर्ड वाले में फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट है, फोर्स अपना दिशा बदल रहा है क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग हमेशा है। इसका मतलब देखो अभी इधर है, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर यहां जाते इधर, मतलब फोर्स एक्स से घूम के किधर हो गया, ऊपर पहुंचते पहुंचते एक्स से घूमते घूमते किधर हो गया, वाई में हो गया। तो जो तीसरा केस है फोर्स इज अलोंग टेंजेंट, वह एक वेरिएबल फोर्स है, इसलिए वर्क डन सीधे F इंटू डेल्टा आर से नहीं निकलेगा। हाँ लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि हर पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो, फोर्स भी टेंजेंट के लॉन्ग होता है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर होता है, टेंजेंट के लॉन्ग। हर पार्ट पे जो फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग और पार्टिकल चलता है तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होता है, टेंजेंट के लॉन्ग ही होता है। इसलिए यहाँ DW करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कहेंगे DW इक्वल्स टू F डॉट ds, मतलब सिंपली F ds, क्योंकि फोर्स बेटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों टेंजेंट के लॉन्ग है हमेशा। इसका मतलब W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा, और S कितना डिस्टेंस मूव करेगा, पाई r बाई 2 मूव करेगा। क्वार्टर सर्कल का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पाई r बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया, तीसरा वाला समझ में आया सबको। देखो हम ये कह रहे हैं कि जब फोर्स हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो जब तुम हर सेंटीमीटर पे देखेंगे पार्टिकल जब मूव कर रहा है, तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सब दोनों टेंजेंट के लॉन्ग है। तो हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा है जैसे पार्टिकल एक सीधी लाइन पे चल रहा है, पार्टिकल जैसे सीधी लाइन पे चल रहा है, कितना डिस्टेंस मूव किया, s, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, फोर्स भी x के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब फोर्स जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस सीधे होता है। तो यहाँ पे भी इसको अगर इस क्वार्टर सर्किल को सीधा कर दो, तो हर पॉइंट फोर्स किधर लग रहा है, सीधी लाइन में, और डिस्टेंस टोटल s हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, DW इक्वल टू F डॉट ds। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों, ds और F दोनों के दोनों टेंजेंट के लॉन्ग है, तो हर पॉइंट पे F डॉट ds F ds होता जाएगा। तो जब इंटीग्रेट करोगे ना, DW का इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, F ds का इंटीग्रल हो जाएगा, और F ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। F ds को जब इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली क्या हो गया, F इंटू एस, और टोटल डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई r का 1/4, तो 2 पाई r का 1/4 क्या होता है, पाई r बाई 2 होता है। 2 पाई r का 1/4 क्या होगा, पाई r बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया बात, ऐसे करते हैं हम लोग, देख लो आराम से, ठीक है। अब अगला पार्ट, फोर्स इज पैरेलल टू लाइन OP। जो फोर्स है वो हमेशा लाइन OP के पैरेलल है, तो जब फोर्स पैरेलल टू लाइन OP होगा तो ये फोर्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। जब फोर्स लाइन OP के पैरेलल है तो कांस्टेंट फोर्स की वेरिएबल फोर्स, बताइए। देखो फोर्स हमेशा इसी के पैरेलल है, मतलब यहां भी यहां ऐसे है, हर पॉइंट पे फोर्स क्या है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। पैरेलल का मतलब है कि हमेशा फोर्स कितने एंगल पे, 45। तो ये फोर्स क्या हो गया, ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। सिंपल सी बात है कि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। F कांस्टेंट हो गया, तो दो तरीका है कि जब फोर्स लाइन OP के पैरेलल है, ठीक है, तो हम सीधे क्या देखें, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, और फोर्स के लॉन्ग जब हम यहां से यहां मूव करेंगे तो कितना डिस्प्लेस करेंगे, a/√2। तो वर्क डन सीधे तुम क्या कर सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधे F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, तो क्या कहोगे, F इंटू a√2 सीधे कर दिए, ऐसे डायरेक्ट आंसर मार दिए। या दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका, फोर्स को दो पार्ट में तोड़ दो। फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F/√2I प्लस F/√2J। समझ में आया? क्योंकि फोर्स कितने एंगल पे है, 45 डिग्री, तो F cos 45 x कंपोनेंट और F sin 45 क्या, y कंपोनेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लो, जब यहां से यहां मूव करेंगे तो x कॉलम कितना मूव करेंगे, a मूव करेंगे, y कॉलम भी कितना मूव करेंगे, a मूव करेंगे। तो टोटल वर्क डन यहां से क्या आ गया, यहां से टोटल वर्क डन हो गया Fx डेल्टा x मतलब Fa/√2 और प्लस Fy डेल्टा y मतलब Fa/√2। तो क्या हो गया, ऐड करने के बाद 1/√2 1/√2 2/√2, यही तो आया। तो कितना आ गया, F इंटू A√2। जैसे मानो वैसे करिए, रिजल्ट सेम आना है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो वही अच्छा क्वेश्चन है इस सब में। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कह रहा था कि फोर्स हमेशा किसको देख रहा है, पॉइंट P की तरफ है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स एक किसी पॉइंट की तरफ लगता हो तो ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं ना। फिलहाल ये समझिए, उस पर डिफिनेशन पे छोड़िए। हम कह रहे हैं कि हमेशा फोर्स जो है वो पॉइंट P की तरफ डायरेक्टेड है। हमेशा फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड है, पॉइंट P की तरफ। मतलब यहां पे होगा इधर। तो मान लो कि देखो ध्यान से, मान लो कि ये पार्टिकल ए रिंग यहां तक पहुंच चुका है, यहां से किसी थीटा एंगल पे पहुंच चुका है। ध्यान से देखिएगा अच्छे से। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां पे थीटा एंगल पे पहुंच चुका, थीटा एंगल पहुंच चुका, ठीक है। और फोर्स किसको देख रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, पॉइंट P की तरफ है। ठीक है, फोर्स का। और ये टेंजेंट देखो, ये है, ये टेंजेंट लाइन है। ये कौन सा लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट है। तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री टोटल। टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा θ/2 माइनस 90, नहीं 90 प्लस θ/2 होगा शायद। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 नहीं 45 डिग्री, π/4 प्लस θ/2। समझ में आया, ये एंगल, ये वाला एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके, क्योंकि ये रेडियस तो ये रेडियस, तो ये एंगल जो होगा यही एंगल, और सब मिलके कितना होना है 180 डिग्री। तो ये हो गया π/4 प्लस θ/2। और ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, तो बताओ ये एंगल क्या हो गया, ये वाला, ये हो जाएगा π/4 माइनस θ/2। समझ में आया बात। ये क्यों निकाले, क्योंकि इसी से हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या पता चलेगा, एंगल पता चलेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के लॉन्ग होता है और फोर्स का डायरेक्शन दिया, फोर्स किधर है, इस पॉइंट P की तरफ। समझ में आया, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम। ये किए कि मान लिए किसी समय पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, थीटा का शुरुआती वैल्यू कितना होगा 0, और थीटा का लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। समझ गए। तो थीटा को हम बदलते जा रहे हैं, तो क्योंकि फोर्स हमेशा इधर देख रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा, फोर्स और टेंजेंट के बीच हमेशा एंगल बदलता रहेगा। जैसे थीटा 0 रख दें शुरुआती में, तो फोर्स किधर लगेगा 45 डिग्री। बिल्कुल सही रिजल्ट है। समझ में आया। अब देखो, अब लगभग काम होने वाला है। अब एक बात बताइए जरा कि अगर ये रेडियस a हो और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाए, अगर ये d थीटा और मूव कर गया बेटा, d थीटा और मूव कर गया, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है, ds/a। तो ds का वैल्यू क्या हो गया, a इंटू डी थीटा। तो सो dw का जो वैल्यू आया, जो dw का वैल्यू आया वो आ गया f इंटू ds, f इंटू ds कॉस कितना, कॉस π/4 माइनस θ/2। इसका मतलब ds के जगह क्या रख देंगे, a d थीटा। तो f इंटू a इंटू कॉस π/4 माइनस θ/2 इंटू डी थीटा।
बस इसी को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन आ गया, इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री, मतलब π/2 तक आपका आंसर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन का वैल्यू, यहाँ देख लो। सो टोटल वर्क डन आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो एफ ए साइन ऑफ कितना, एफ ए साइन ऑफ π/4 माइनस कितना, θ/2, और ये इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, -1/2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये देखो θ/2 है ना, ये -1/2 डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड होगा, -1/2 से, तो -1/2 से डिवाइड करने का मतलब -2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे हम लोग, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक, रख दो, आंसर आ जाएगा फाइनल। तो बताओ थीटा के जब एक बार हम लोग 90 रखेंगे, तो ये 90 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 0 0 होता है ना, और थीटा का वैल्यू 0, साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2fa/√2, समझ में आया, यहाँ माइनस लगा है ना, तो साइन थीटा की जगह π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, π/4 कट गया, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 माइनस थीटा की जगह 0 रखोगे, साइन 45 1/√2, 0 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, लेकिन माइनस लगाया तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, fa/√2। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये वाला अच्छा, लास्ट वाला सबसे अच्छा पार्ट था इसका, समझ में आया, सारे पार्ट कर लिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपने से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वार्टर सर्कल याद आया तो ये भी करा दे रहे हैं। देखिए एक पार्टिकल है, उसको A0 से 0A तक मूव करा रहे हैं, A0 से 0A तक, इस क्वार्टर सर्कल के लॉन्ग ना, द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A0 to 0A along क्वार्टर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस A रेडियस का क्वार्टर सर्कल है ना। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स F इक्वल्स टू xi/x² प्लस y² की पावर 3/2 प्लस yj/x² प्लस y² की पावर 3/2 ना, ये पूछ रहे हैं फाइंड वर्क डन बाई फोर्स दिस। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है F इंटू ए, दूसरा ऑप्शन है F इंटू a/√2, तीसरा ऑप्शन है F इंटू πa, और चौथा ऑप्शन है 0। चौथा ऑप्शन है 0। द क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू B, पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू B, पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू B, A कोऑर्डिनेट है A0, पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम A टू B, टेकन फ्रॉम A0 टू B 0A along quarter circular path, along quarter circle, along quarter circle, along quarter circle, along quarter circle, then find work done by force
by applying force F equal to this much. So this is a variable force, constant की variable force ना, AIT जे एडवांस 2013 में आया था, जे एडवांस 2013 क्वेश्चन है। अगेन ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई मेन में आ सकते हैं, इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि बड़ा सा भारी भरकम फोर्स है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये रिड्यूस होके क्या लग रहा है कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई कंपोनेंट एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो देखने में क्या लग रहा है, अरे ये तो एफ एक्स डी एक्स करेंगे, एफ वाई डी वाई करेंगे, बड़ा टफ है। हाँ बस सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या कर दो, मान लो किसी समय पार्टिकल एक्स वाई पे पहुंचा है बेटा लोग, एक्स कॉमा वाई पे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सर्कल। तो इसका मतलब जो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा वो किस में हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे बटे क्या, ए क्यूब, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों तो सेम ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है, तो इसके पावर 3/2 क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो एक्स आई प्लस एक्स आई बाई ए क्यूब, एक्स आई बाई ए क्यूब प्लस वाई जे बाई ए क्यूब, तो मतलब 1 ए क्यूब हो गया कॉमन, एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये फोर्स रिड्यूस हो गया, सिंपल सा एक लाइन सोच लेंगे बस हो गया काम खत्म। अच्छा एक्स आई प्लस वाई जे होता क्या है बेटा लोग, एक्स आई प्लस वाई जे होता क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे होता क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, पोजीशन के अलॉन्ग लग रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, पोजीशन के अलॉन्ग लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, टेंजेंट के अलॉन्ग हो रहा है, देखो डेल्टा आर। इसका मतलब हर पॉइंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। तो ये रेडियल फोर्स है, मतलब कि ये एफ हो गया आर वेक्टर बाई ए क्यूब ना। तो फोर्स इज अलोंग आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग टेंजेंट। सो एफ किसके परपेंडिकुलर हो गया, एफ डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया। वैसे सर्कुलर मोशन में जैसे रेडियल फोर्स किधर लगता है, सेंटर के अलॉन्ग, जैसे सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा, या ऐसे भी करो, इंटीग्रेट कर दोगे तो एफ एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स ए से 0, वाई डी वाई 0 to a, तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। एक 0 से a है और a से 0 है, वही बात। इंटीग्रेट करने की जरूरत क्या है, सीधे हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन का कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं, सिंपल सा। तो देखने में लग रहा तक पता नहीं क्या आया इसमें, कुछ नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे करते हैं।